नाउ हम जब कहते हैं वर्ब्स तो जनरली स्टूडेंट्स के पास एक आइडिया होता है कि वर्ब एक्शन बताता है। कुछ लोगों को ये पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले व्हाट आर वर्ब्स जब पूछा जाता है, सो हमें ये बताना होता है वर्ब्स आर वर्ड्स। वर्ब्स वो शब्द होते हैं, नंबर 1, दैट शो एक्शंस, जो कि एक्शंस दिखाते हैं, यानी कि क्रिया दिखाते हैं। ठीक है, अब क्रिया की बात जब की गई है तो हमें यह समझना पड़ेगा एक्शन क्या होता है। एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके हाथ पैर सर मूव कर रहे हैं, देयर इज मूवमेंट इन इट, तो हम उसी को एक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका खाना पीना, दौड़ना, भागना, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कौन सी कैटेगरी में आ गई? वर्ब की कैटेगरी में आ गई। जस्ट 1 सेकेंड, कमेंट्स नहीं दिख रहे थे। तो दैट शोज एक्शंस, वर्ड्स दैट शो एक्शंस, जो कि एक्शंस दिखाते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। लेकिन क्या वर्ब्स का सिर्फ इतना काम होता है? नहीं, वर्ब्स इसके अलावा, वर्ब्स आर ऑल्सो वर्ड्स दैट शो अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन का टाइम जो दिखाते हैं वर्ड्स, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये कहा कि आई टीच, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं पढ़ाती हूं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको टीच की जगह टॉट कर दिया, तो अब आपको समझ में, अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो समझ जाएंगे आप कि ये पास्ट की बात करने लग गया, यानी मैं पढ़ाती थी, सिंपल। सो इस तरह से भी ये आपको टाइम बताते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ और वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि शी इज टीचिंग। इज को देख करके पता चल गया कि वो पढ़ा रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। लेकिन अगर यहां पर हमने लिख दिया शी वॉज टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट टेंस बन जाएगा, वो पढ़ा रही थी हो जाएगा ये। कूल। एंड अगर इसी को हमने कर दिया शी विल बी टीचिंग, तो अब हमें टाइम के साथ साथ एक और चीज पता चल रही है कि वो पढ़ाएगी, यानी वो पढ़ाने के लिए तैयार है, यानी उसकी विलिंगनेस दिख जाएगी हमें यहां पर, राइट? तो ये जो आपको पता चला अभी अभी कि टाइम दिखाते हैं, साथ ही साथ एक और एक्शन आपको पता चला जिसे हम कहते हैं मूड ऑफ एन एक्शन। यानी कि कोई भी एक्शन किस भाव के साथ किया गया है, कौन से मूड के साथ किया गया है, तो उसे मूड ऑफ एन एक्शन कहा जाता है। तीसरा काम वर्ब का क्या होता है? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो द मूड ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का मूड बताते हैं। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं आपको यहां पर। आई कैन टीच, आई विल टीच, आई शुड टीच। ठीक है, अब इसमें प्राइमरीली यानी मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तीनों जगह पर सेम है, आई की बात हो रही है। और अगर आप एक्शन देखिएगा तो टीच आपको दिख रहा है, पढ़ाना, पढ़ाती है, पढ़ा रही है, एटसेट्रा। सो पढ़ाना ही तुम्हारा एक्शन भी है यहां पर। लेकिन एक वर्ड हर सेंटेंस में डिफरेंट है, कैन, विल, शुड। ये तीनों ने मीनिंग को बहुत ही स्ट्रांगली चेंज किया है। जब भी हम कहते हैं कि आई कैन टीच, ही कैन टीच, शी कैन टीच, इसका मीनिंग हो जाता है कि हम किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं, यानी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एबिलिटी का मूड दिख रहा है आपको। शी कैन टीच, वो पढ़ा सकती है। नाउ नेक्स्ट कहता है आई विल टीच। हम कब कहते हैं? आई विल गो, आई विल कम, आई विल कॉल, जब हम विलिंगली वो काम कर रहे होते हैं, यानी हमें डिजायर है, हम करने जा रहे हैं उस काम को, करेक्ट? तो ये आपको क्या दिखाता है? विल आपको विलिंगनेस और हाँ फ्यूचर का टाइम भी बताता है। सामने आपके नेक्स्ट सेंटेंस में शुड वर्ड है। शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी को हाँ, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना
चाहिए। तो ये वर्ड जो है वो आपको सजेशन देने में हेल्प करता है। सो ये सजेशन का मूड दिखाता है, और ऐसे ही कई सारे वर्ड्स इस लिस्ट में आते हैं। अब इन तीनों एक्शंस के हिसाब से वर्ब्स को नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। जो वर्ब आपका एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। वी कॉल देम मेन वर्ब्स, जो कि आपको सिर्फ एक्शन दिखाते हैं। ईट, सिट, स्लीप, टीच, स्टडी, थिंक, एवरीथिंग, ये सारे क्या हैं, आपके एक्शंस हो जाते हैं। आगे बात करें, जो टाइम दिखाते हैं और जो मूड दिखाते हैं, ये दोनों एक कैटेगरी के दो हिस्से होते हैं। तो हमारी जो कैटेगरी होती है उसका नाम होता है, या तो उसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सेम चीजें हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो टाइम बताने वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और जो मूड बताता है उस हिस्से को कहते हैं मोडल। मोडल की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसको मॉडल लिख देते हैं, बट इट इज नॉट मॉडल रिलेटेड टू मॉडलिंग, ठीक है। दिस इज मोडल। ये कहां से आता है, मोडालिटी से आता है, मूड से आता है। सो मोडल वर्ब्स, ओके। नाउ ये जो आपके तीन क्लियर एक्सप्लेनेशंस हैं, इनके आगे भी वर्ब एक और काम करता है। यानी वर्ब एक्शन बताता है, एक्शन का टाइम बताता है, एक्शन का मूड बताता है, बट अलोंग विद दैट वर्ब कनेक्ट करने का भी काम करता है। लिंकिंग वर्ब्स भी हमारे पास होते हैं, जो कि जोड़ते हैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट को वाक्य के अंदर दिए हुए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से जो वर्ड्स जोड़ते हैं वो भी वर्ब्स होते हैं कभी कभी। और ऐसे वर्ब्स जो कि जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो अभी ये एक्सप्लेनेशन आपने लिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट बनाते हैं, थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हाँ ठीक है। सो ये आपका चार्ट है, इतने टाइप आपके वर्ब्स के होते हैं। इसमें अभी एक्चुअली दो मिसिंग भी हैं, और इसके आगे के तो कई सारे मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट कितना है। अभी के लिए हमने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए, सबसे पहले आपको हमने बताया वर्ब होती है एक चीज। वर्ब को हमने दो हिस्सों में बांटा, मेन और ऑक्सिलरी। ये आपको हमने बता दिया कि मेन क्या होता है, जो एक्शन वाले वर्ड्स को दिखाता है, ठीक है। और ऑक्सिलरी क्या होता है, जो टाइम और मूड दिखाता है। मेन को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को फिर कुछ हिस्सों में बांटा गया है। फाइनाइट को बांटा गया है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में, और नॉन फाइनाइट को इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में। ऑक्सिलरी के दो टुकड़े हैं यहाँ पर, प्राइमरी, मॉडल। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज। लेकिन अगेन जो, अच्छा मैंने कह दिया यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो अब भाई साहब को वही पढ़नी है। मिसिंग कौन सी है, बड़ी सारी, कॉजेटिव मिसिंग है, एग्रेटिव मिसिंग है, अगेटिव मिसिंग है, और भी बहुत सारे। तो अगेन वो डिवीजन होता जाएगा, वो कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसका नया नाम रख दिया गया। अब जैसे हमने ट्रांजिटिव कहा, तो कुछ होती हैं मोनो ट्रांजिटिव, कुछ होती हैं डाई ट्रांजिटिव, मल्टी ट्रांजिटिव, इस तरीके के डिविजन्स होते हैं, पर उसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर समझते हैं एक बार एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे हमने मेन वर्ब के लिए एक काम करते हैं, एक्चुअली सबसे पहले मेन वर्ब को ख़त्म करते हैं आज की क्लास में। मेन वर्ब के लिए हमने आपको पहला जो फंडा समझना है वो ये कि ये क्या कवर करते हैं, एक्शन कवर करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मजबूत बनानी है, बोली जाने वाली अंग्रेजी मजबूत बनानी है, तो यू शुड स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब,
यानी कि जो तुम्हारा वर्ब है, जैसे अगर हमने कहा ईट, ये एक एक्शन है, खाना इज एन एक्शन, राइट। ईट जो है ये इसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बहुत सारे अपने रूप बदलता है, फॉर्म्स चेंज करता है, उसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। नाउ लेट्स सी, जो वर्ब होता है वो टाइम के हिसाब से अपना फॉर्म बदलता है। क्यों होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब? फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले कितने फॉर्म्स होते हैं? V1, V2, V3, दो और होती हैं, वो अगेन ING और ED वर्जन या फिर ES वाला वर्जन, नॉट ED। ING जिसमें लगता है, जैसे ईटिंग लगता है और ईट्स बनता है जब वर्ब, तो ये दोनों ऑफिशियल फॉर्म्स में नहीं होते, बट ये इनके दो रूप होते हैं। ये नॉन फाइनाइट के सेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए इस फॉर्म में नहीं बताए जाते, बट मैं बता रही हूं। V4 एंड V5 ऑफिशियली कितने होते हैं? 3, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहला जो हमने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है जिस रूप में किसी शब्द का ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है, या फिर इजी बनाना है, तो जिस रूप में वर्ब तुम्हें डिक्शनरी में मिलता है। जब तुम डिक्शनरी खोलोगे तो तुम्हें ING फॉर्म कहीं लिखा नहीं दिखेगा, ED फॉर्म नहीं लिखा दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म दिखेगा। तो वही जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी को हम कहते हैं बेस फॉर्म या फिर V1। नाउ एग्जाम्पल हमने ईट का लिया है, तो V1 में ये ओरिजिनल फॉर्म जैसा दिखेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पास्ट टाइम डिनोट करता है, बीता हुआ वक्त आपको दिखाता है। ओके, ठीक है, तो पास्ट के लिए ईट क्या बन जाएगा? ईट बिकम्स एट, ठीक है। ईट का रूप बदला और वो ऐसा दिखने लग गया ईट से। जैसे हम, अगर मुझे कहना है मैं खाती हूं, तो मैं कहूंगी आई ईट, ये आपको दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस। और अगर फ्यूचर में मुझे कहना है तो मैं कहती हूं आई विल ईट, तो ये आपको फ्यूचर टेंस में भी यूज करने को मिल जाएगा। कूल। सो प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में आप अपना फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। नाउ पास्ट को कब यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले। जैसे मैंने खाया था, सो वी से आई एट, ठीक है। कहाँ यूज किया? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आने वाला है, इसे हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नाम क्या है इसका? पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, सबसे पहले वो दिखता कैसे है? ज्यादातर ED लगा के बनता है, या फिर EN या फिर N, एक्सक्यूज मी, ठीक है। हाँ, तो वर्ब का जो तीसरा रूप है उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। बनता कैसे है? ED लगाकर, EN लगाकर, या समटाइम्स T लगाकर, तो ये इरेगुलर में चला जाता है दरअसल। नाउ अच्छा, ये भी मिसिंग था वहां पे, जब हमने आपको बताया ना मेन वर्ब के दो रूप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो मेन वर्ब का एक और कैटेगराइजेशन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर होती हैं, जब उनका रूप बदलता है तो वो ED लगाती हैं अपने साथ, लेकिन जो इरेगुलर होती हैं वो इस तरीके से EN लगाती हैं अपने साथ, या कुछ और लगा लेती हैं, एक्सेट्रा। नाउ इसे यूज कैसे करते हैं? जो थर्ड फॉर्म होता है ना वर्ब का, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। नाउ इज गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट सबसे पहले समझो कि वर्ब की तरह कब काम करता है। जब भी तुम्हें चुका है, चुकी है बताना है, चुका था, चुकी थी बताना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है मैं एक सेब खा चुकी हूँ। मुझे कहना है मैं एक सेब खा चुकी हूँ। सो हाउ डू आई से दैट? I have eaten an apple. I have eaten an apple.
नाउ इसको भी लिख लीजिए आप लोग कि ईटन या वर्ब का जो तीसरा रूप होता है, किसी भी वर्ब का तीसरा रूप ही हम यूज कर सकते हैं हैज, हैव और हैड के बाद। हैज, हैव और हैड के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। नाउ पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे किसी के द्वारा सेब को उसके द्वारा खा लिया गया था, द एप्पल वॉज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा। सो जब हम एजेंसी दिखाते हैं बाय हिम, तब हम लोग यूज करते हैं हमारा पैसिव वॉइस, और उस पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, जो कोई भी सिर्फ परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं? हैज़, हैव यूज़ करते हैं क्लियरली, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी आगे। तो अभी के लिए इतना होल्ड करेंगे। नाउ जो चौथा हमारा फॉर्म होता है, इसे हम, नाम है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल कितने टाइप के हो गए? दो, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है और वर्ब का काम भी कर सकता है। मजे की बात यह है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जेरेंड की तरह दिखता है। मजे की बात यह है कि शायद आपको जेरेंड में भी कंफ्यूजन होगी, शायद आपको पार्टिसिपल में कंफ्यूजन भी होगी, बट अगर आप ये क्लासेस जो हमने शुरू करी हैं 4 बजे, ये रेगुलर क्लासेस 4 बजे हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे। आज स्पेशल केस सिनेरियो हम लोग 4:30 और सैटरडे को क्लास ले रहे हैं, बट आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे एज फार एज आई नो। ओके, आप चेक कर लेना वैसे चैनल को। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये समझने में भी सबसे आसान होता है, इसका काम भी बहुत सीधा सिंपल सा है। पहले तो कैसे बनता है? वर्ब में ing लगा करके बनता है, तो ईट में ing लगा दीजिए, दिस बिकम्स ईटिंग। क्या बन गया? ये ईटिंग बन गया। ठीक है, सो इसका यूज हम कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए, जब भी कोई काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, इन दैट केस जहां भी आपका वर्ड आता है रहा था, रहा होगा, यानी कि देयर इज एन ऑन गोइंग एक्शन, कोई काम है जो चल रहा है, वो प्रोसेस में है, तब हम यूज करते हैं ing फॉर्म को। जैसे आई एम टीचिंग ओ ईटिंग, द एग्जाम्पल इज ईटिंग। सो वील से आई एम ईटिंग, ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूएशन। और इसको यूज भी ज्यादातर कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस जिस भी टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां लगा वहां पर तुम्हारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? ing वाला फॉर्म यूज होगा। ओके, ठीक है। नाउ हमारा जो लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका नाम होता है थर्ड। अच्छा, स्पेस कैलकुलेशन इज प्रीटी बैड। हाँ, चलो कोई नहीं। तो वर्ब का जो पांचवा फॉर्म हमने यहां लिखा है, पहले उसका नाम लिख लीजिए। इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। नाउ बनता कैसे है? वर्ब में एस या फिर es जोड़ करके बनाते हैं। वर्ब प्लस एस और es ऐसे बनता है। तो अगर ईट में जोड़ना है तो हम लोग s जोड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपने बाद es लेते हैं, जैसे टीच, शी टीचेस हो जाता है। इसके नाम को देख करके आप समझ जाएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है और इसका काम क्या होता है। सो प्रोनाउन के अंदर एक टॉपिक होता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन होता है उसको कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले अपने आप को स्पीकर मानना है, दैट आई एम द स्पीकर। ठीक है, अब एज अ स्पीकर
आप अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकते हो उनको उठा करके फर्स्ट पर्सन में रख देना। आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, आर, ये सारे तुम्हारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हो जाते हैं। नाउ एज अ स्पीकर तुम अपने लिसनर को क्या बोल सकते हो? जैसे अगर मैं स्पीकर हूं और आप मेरे लिसनर हैं तो मैं आपको बोल सकती हूँ यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, इतने वर्ड्स बोल सकती हूँ। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? सेकंड पर्सन में जाएंगे। देन वी हैव द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसका कहानी से लेना देना नहीं है, या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो आपकी कहानी सुन नहीं रहा है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे अगर मुझे अभी इस वक्त लेट अस से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में बात करनी है, तो या तो मैं उनका नाम लूंगी या तो मैं क्या कहूंगी? ही, राइट। जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में बात करूंगी तो क्या बोलूंगी? शी। सो ही, शी, इट, दे, देम, देमसेल्व्स, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें से थर्ड पर्सन सिंगुलर को पहचानना, ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ जब भी तुम्हें कोई एक्शन बताना है कि वो जाता है, तब तुम कौन सा फॉर्म लगाओगे? ये ई एस या एस वाला। सो वो जाता है को कभी मत कहना ही गो, आपको कहना चाहिए ही गोज, शी गोज, ही ईट्स, शी ईट्स, ये यूज होता है। और ये वाला जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये केवल प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। क्योंकि ये भी एक बदला हुआ फॉर्म है, राइट? इसलिए इसको कभी भी मोडल वर्ब्स के बाद मत रखना। जैसे शी विल ईट्स, गलत हो गया। विल और जितनी भी तुम्हारी, अभी तो बताया ही नहीं है खैर, मोडल वर्ब्स, जितनी भी तुम्हारी मोडल वर्ब्स होती हैं वो अपने बाद हमेशा क्या करती हैं? वर्ब का पहला फॉर्म लेती हैं, ठीक है? तो अभी तो इतना बताने में ही द क्लास हैज कम टू एन एंड, लेकिन ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इन पर एक बार बैठ करके इस वीडियो को रिवाइज करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि वर्ब क्या होता है, कितने काम करता है। आज हमने पहला काम शुरू किया है, उसका एक्शन बताता है। एक्शन बताने के साथ साथ टाइम के हिसाब से अपने रूप बदलता है। रूप बदलते हैं तो उसके ये नाम होते हैं, इतने रूप होते हैं, नाम होते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि कितने कहाँ पर वो काम कर सकता है, ठीक है? अब कल क्या करेंगे ये समझेंगे कि एक्शन वर्ब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कैसे इंटरेस्टिंग है ये बताऊं? जैसे हम ये कह सकते हैं कि आई रैन, मैं भागी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई एंजॉयड, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि यहीं पर आपको रीजन दिया जाएगा कि रैन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर ऐसे ही वर्ब्स को हम लोग one second, where's the comment section? Okay, anyway, yeah, it's back. So okay, so what was I saying? ऐसे ही verbs को हम लोग अगेटिव भी कहते हैं। अगेटिव का क्या मतलब हो जाता है? जो कि कभी कभी ट्रांजिटिव होती हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव होती हैं। बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी आज कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। बट येस, मंडे को आई विल पॉजिटिवली बी टेकिंग दिस सेशन, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। आप बस शार्प 4 बजे स्टडी IQ चैनल पर आ जाइएगा और क्लास लगी होगी तो आपको ऑफकोर्स दिख जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपका Welcome to your channel Study IQ. My name is Udisha and once again here I am with the next session on the topic verb. We discussed about the basics of verb in the first session of the same series. आप लोगों को एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि फ्राइडे को आप लोगों का verb का पहला सेशन हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि verb कितने टाइप के होते हैं और बेसिकली वर्ब कैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, या अगर हम रिटन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना चाहते हैं। तो
everybody who's here with me, thank you so much for waiting and thank you so much for joining me live. Now ये चार्ट मैंने आपको पिछले क्लास में दिखा दिया था. सो ये कैटेगराइजेशन होता है. वर्ब को सबसे पहले दो प्राइमरी कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेन एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब्स. आपके ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब. और उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू किया था कि मेन वर्ब जो होते हैं उन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट के दो टाइप्स होते हैं. सो प्राइमरीली आज का सेशन हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के ऊपर होने वाला है. जिस किसी को भी ये लगता है कि पिछला वाला सेशन याद नहीं है, अगर कहीं भी आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एक बार. अच्छा, यहाँ पर मेन वर्ब हम जिसे बार बार कह रहे हैं, ये एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं. जो वर्ड्स आपको एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम मेन वर्ब का नाम देते हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और मेन वर्ब के दो टाइप्स को समझते हैं. दो तरीके की मेन वर्ब्स होती हैं हमारे पास. एक होती हैं ट्रांजिटिव, दूसरी होती हैं इंट्रांजिटिव. नाउ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास ग्रामर के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट. देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम जनरली नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है. सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को कर रहा है या फिर जो भी आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. ठीक है, डूअर या फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन को आप बोलते हैं अपना सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज स्टडीइंग अगर आप बोल रहे हैं तो यहां पर एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं. मान लो मैंने यहां पर लिख दिया राम इज स्टडीइंग इंग्लिश, तो जो एक्शन एक्सक्यूज मी, ओके, सो सबसे पहला आपने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? एक्शन को करने वाला आपका डूअर. ठीक है, अभी वो क्या एक्शन कर रहे हैं? वो स्टडीइंग कर रहे हैं, यानी वो पढ़ाई कर रहे हैं. उस एक्शन को हम कहते हैं वर्ब. और एक्शन जिस चीज के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो जाएगी रिसीवर ऑफ द एक्शन. एक्शन के रिसीवर को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. कूल. नाउ अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस में राम है हमारे डूअर, करता. क्या कर रहे हैं वो? एक्शन उनका स्टडीइंग है. स्टडीइंग वो किस चीज के ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी वो जो पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज की कर रहे हैं. तो यहां पर आपको आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश दिखाई दे रहा है. सो ये जो एक्शन है इसको रिसीव कर रहा है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर इंग्लिश हो गया. ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ताकि आप समझ पाए कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. ये समझाने से पहले चलिए मैंने आपसे पूछे, मैं आपको दो सेंटेंसेस देती हूँ. ठीक है, यू टेल मी विच वन इज करेक्ट. अगर मैंने कहा जैक इज एब्सेंट, ओके, और सेकेंड सेंटेंस है आपका जैक एब्सेंटेड. और अब मैं अभी से बेट लगा रही हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सेकेंड सेंटेंस गलत है. ठीक है, डू कमेंट योर आंसर्स. सेकेंड वाले को ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये गलत है. बट क्या आपको लगता है कि एब्सेंटेड कोई वर्ड नहीं होता? डू यू थिंक एब्सेंटेड इज नॉट अ वर्ड? अगर आप इस बेसिस पर कहने वाले हैं कि ये सेंटेंस गलत है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप गलत हैं. बिकॉज एब्सेंटेड एक वर्ड होता है. जो तुम्हारा वर्ड होता है एब्सेंट, ये हो सकता है एक वर्ब यानी कि एक एक्शन, और ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना पहला सेंटेंस जब देखोगे तो इट सेज जैक इज एब्सेंट. नाउ एब्सेंट यहां पर आपको इनके बारे में कुछ बता रहा है. सो कोई क्वालिटी आपको पता चल रही है, कोई जानकारी आपको आपके नाउन के बारे में मिल रही है. नाउन के बारे में अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन देता है वर्ड, तो हमेशा क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, दिस इज योर एडजेक्टिव. लेकिन अब यहां सेकेंड सेंटेंस में देखिए जैक एब्सेंटेड, यहां पर ये वर्ब है. ईडी जिसमें लगता है, आईएनजी जिसमें लगता है, वो वर्ड्स क्या होते हैं? आपके वर्ब्स होते हैं. दोज आर योर वर्ब्स. और ये कोई एक्शन बता रहा है आपको. सो एज अ वर्ब तुम्हारे वर्ड एक्शन का मीनिंग हो जाता है टू स्टे अवे और टू रिमेन अवे. किसी चीज से दूर होना या रहना, दूर रहना. सो
यहाँ पर सेंटेंस एब्सेंटेड की वजह से गलत नहीं है, सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। कई बार हमारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं आई enjoyed a lot, I enjoyed a lot, और लोग कहते हैं this is absolutely correct, but अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट है, absolutely इनकरेक्ट आपका सेंटेंस है यहाँ पर। रीजन इसका भी सेम है क्योंकि आपके पास enjoyed वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि तब तक खुश नहीं होते, तब तक एक सही सेंटेंस नहीं बनाते जब तक कि आप उनको ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करते। इस तरह का सेंटेंस बनाना या सिर्फ जैक एब्सेंटेड कहना एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाता है। यही रीजन है कि आज आप पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। सबसे पहले समझिए, आपका जो वर्ड होता है ट्रांजिट, ट्रांजिट बात करता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की, ट्रांसफर ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी चीज का स्थानांतरण, मूवमेंट, इधर से उधर जाना, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिट। करेक्ट। यहां पर ट्रांजिटिव आपका जो वर्ब होता है, दोज आर वर्ब्स दैट ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करती है एक्शन को ऑन द ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपने ऑब्जेक्ट पर अपने आप को ट्रांसफर करना होता है, राइट? और ये वही वर्ब्स हैं जिन्हें अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो दे विल नेवर बी एबल टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर यू। ओके, सो यहां पर जैसे मैंने आपको अभी एंजॉयड का एग्जाम्पल दिया था, आपको कहना चाहिए आई एंजॉयड द मूवी। अब अगर आपके पास मान लीजिए कि मूवी, पार्टी, प्लेस, ट्रैवलिंग या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई एंजॉयड द मूवी में क्या आपका ऑब्जेक्ट है? मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। इन केस आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको बस ये कहना है कि मुझे बड़ा मजा आया या मैंने बहुत आनंद उठाया किसी चीज का, ठीक है? सो यहां पर इफ यू डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना चाहिए? एड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस। इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए। सो हाउ विल यू मेक द सेंटेंस करेक्ट नाउ? आई एंजॉयड माई सेल्फ। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिए। अगर यहाँ पर आई की जगह ही होता तो क्या हम ये थोड़ी लिखते कि ही एंजॉयड माई सेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ लिखना होता हमें, राइट? सो ये होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का खेल। और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के भी बता दूंगी, जो कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम कंप्लीटली अलग जानते हैं। क्या आप में से किसी को भी पता है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड अक्विट? Not that you guys are very active with your answers. Acquit word का मीनिंग किसी को पता है? आरोप मुक्त, ये पता होगा आपको। acquit का मीनिंग आपको जो मालूम होगा that is आरोप मुक्त कर देना। ठीक है, I'm waiting for your answers everyone. पहला मीनिंग इसका आपको यही पता है, राइट? टू डिसाइड, इनफैक्ट शायद नहीं पता हो। सो टू डिसाइड इन कोर्ट समवन इज नॉट गिल्टी, आरोप मुक्त कर देना कि नहीं, इसने क्राइम नहीं किया है। ये एक वर्ड, ये एक मीनिंग हो गया इस वर्ड का। अंग्रेजी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। ओके, सो अक्विट का जो दूसरा मीनिंग होता है, that is to do better than expected. ठीक है, नाउ अगर मैं इस सेंस में इस वर्ड को यूज कर रही हूं और मैं इसके साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं लगा रही हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मेरी टीम ने, या फिर मान लो मैंने कहा उन्होंने उस क्राइसिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आप लोग अक्सर बात करते हैं ना अपने एसेज वगैरह में, आपको ये
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट क्राइसिस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा के बारे में बात करनी होती है, एंड देन दैट्स वेयर यू गेट टॉकिंग अबाउट किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सरकार ने, किसी मिनिस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो मान लो मैं कुछ लोगों के बारे में कहती हूँ कि दे acquitted very well in that crisis। अभी देखने में ये सेंटेंस किसी को गलत नहीं लगेगा, nobody will say that this is incorrect, पर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा जो कि आपका पेपर evaluate करेगा, एनालाइज करेगा बता दें आपको, उन्हें पता चल जाएगा that this is incorrect। acquitted के दो मीनिंग्स होते हैं, राइट। पहला ये कि आप कोर्ट में डिसाइड करते हैं कि कोई गिल्टी नहीं है, आपने उनको आरोप मुक्त कर दिया है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्यूजेशंस और चार्जेस। नाउ द अदर मीनिंग इज टू डू बेटर दैन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करना। कूल। नाउ यू सी दे acquitted वेरी वेल इन दैट क्राइसिस। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस क्राइसिस में जो उम्मीद थी उससे बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। सो acquitted यहाँ पर अकेला नहीं लगेगा। acquitted या तो आपसे मांगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, अब क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे, पता तो है नहीं ये क्या लगाना है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं पता है तो ये पता कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दीजिएगा। दे acquitted themselves, they acquitted themselves very well in that crisis। Now this becomes a better sentence and a grammatically correct one on top of that। ठीक है, इसी तरह से अभी जैसे आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, हमारे पास कुछ स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, यानी कि जो बिना एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन ही नहीं करेंगी, राइट। उन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आप यहाँ पर चलिए लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया absent, enjoy, acquit, avenge, avenge यानी किसी के हिस्से का बदला लेना, ठीक है। absent, enjoy, acquit, avenge, resign, reconcile, ठीक है। ऐसे वर्ड्स वो होते हैं जो स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव हैं इन नेचर, ठीक है। नाउ रिजाइन और रेकनसाइल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो रिजाइन का मतलब क्या पता है आपको, नौकरी पे त्याग पत्र दे देना, राइट, किसी नौकरी को छोड़ देना, बट यहाँ पर उसका ये मीनिंग नहीं है। रिजाइन करना इन अ सिचुएशन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस इज इनएस्केपेबल, मतलब मैं इससे बच नहीं सकता, दिस इज अनअवॉइडेबल, राइट। इनएविटेबल इज द राइट वर्ड बाय द वे फॉर सच सिचुएशंस, जो मैं याद कर रही थी। लेकिन हाँ, तो जब आप किसी चीज़ को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यार ये हट नहीं सकता या इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, सो यू जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, राइट। उस सेंस में जब यूज़ करिएगा तब इसके साथ आप ऑब्जेक्ट 100% लगाइएगा। रेकनसाइल का मतलब क्या पता होता है, लोगों को पैचअप कर लेना, लड़ाई झगड़ा अपना सॉर्ट आउट कर लेना। लेकिन रेकनसाइल का दूसरा मीनिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेकनसाइल? जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं सरेंडर, रिजाइन, ठीक उसी तरीके से स्वीकार कर लेना, बस रिलक्टेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे अगर यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जेरी reconciled to his किसका बिहेवियर, टू हिज पेरेंट्स बिहेवियर। तो ओके सॉरी, यहाँ पर लगेगा अपॉस्ट्रोफी, यहाँ नहीं, पेरेंट्स बिहेवियर। कभी कभी ये नहीं होता है कि मम्मी पापा का कोई बिहेवियर है, कोई व्यवहार है या कोई डिसीजन है जो हम अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं। सो यहाँ पर वही सेंस में आपका वर्ड कैरी किया जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कि इसने मम्मी पापा से लड़ाई अपनी सॉर्ट कर ली है, उसने स्वीकार कर लिया है सिचुएशन को, और वो भी थोड़ा रिलक्टेंटली किया है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है अभी। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? जेरी reconciled himself. So you need another reflexive pronoun in this case. So transitive आपकी बहुत complicated kind of verbs होती हैं,
बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट्स जो कि ट्रांजिटिव भी होती हैं, इनट्रांजिटिव भी होती हैं, राइट? सो दोज आर कॉल्ड डाइट्रांजिटिव, राइट? अभी इसी तरह से आपके पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, दे डोंट रियली नीड एन ऑब्जेक्ट, तो उन्हीं को हम जो नेक्स्ट जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो कौन से वर्ब्स हैं हमारे पास? इनट्रांजिटिव। जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप देखते हैं आपको परेशानी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर को क्लियर नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि बोलते रहो और ठीक हो जाएगा। वो एक तरीका होता है, स्पोकन इंग्लिश के केस में ये ज़रूर हो सकता है दैट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे एंड लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा अगर आप सही संगत में हैं, इफ़ यू आर इन द राइट कंपनी, बट इफ़ यू आर नॉट इन द राइट कंपनी then the chances are that you might deteriorate, your situation might deteriorate from there, उससे ख़राब हो सकती है। तो पहले कोशिश ये किया करिए कि थोड़ा सा समझ के फिर आप बोलिए। दो नहीं, जो हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्ब है, सेकंड टाइप ऑफ मेन वर्ब है, वो है इनट्रांजिटिव। इन जब लगता है तो ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है ज़्यादातर। इन जो है वो नो की बात करता है। इनट्रांजिटिव यानी कि क्या मतलब हो गया? नो ट्रांसफर ऑफ एक्शन ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब्स हैं जिनको एक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्माइल्ड। इफ आई से दिस, द बेबी स्माइल्ड, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस ना तो इनकम्प्लीट है ना तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे पास जो वर्ब है, जैसे कि जनरली जो किसी का स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है ना, जो जनरली किसी के अवस्था के बारे में जो वर्ब बात कर रहा होता है, वो ज़्यादातर करके इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में होते हैं। और बहुत सारे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ फाइट, बट अगेन पहचान लेना बेहतर रहता है, इसीलिए मैंने आपको कुछ एक लिस्ट यहाँ पर दे दी ताकि आप दिमाग में रखें इन वर्ड्स को। द बेबी स्माइल्ड, आई लाफ्ड, शी सैट, ही रैन, ही डिड नॉट सेल, उसने नहीं बेचा। तो अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिंपल फंडा है। क्या बताया मैंने? वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, छोटे में लिख दिया है मैंने। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं ऐसे वर्ब्स को जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को ये पता है ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडजंक्ट क्या होता है? जैसे हम जब सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अक्सर सामना करना पड़ता है। सो ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम भी होना चाहिए भाई कि क्या चीज़ हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी है और क्या चीज़ हम बस लगा देते हैं ताकि शायद सुंदरता बढ़ जाएगी, शायद थोड़ा सा एम्फेसिस बढ़ जाएगा, है ना? तो क्या आपको पता है व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड व्हाट आर एडजंक्ट्स? देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर। अगर हमने आपसे कहा शी रोट अ लेटर ऑन हर लैपटॉप, ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगर हमने यहाँ पर कहा ही पेंटेड द वॉल ब्लू, कूल। ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि आपको इजीली समझा सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एक एडजंक्ट क्या होता है। देखो, एक कॉम्प्लीमेंट आपको वो आई वाला पता होगा, कॉम्प्लीमेंट विद एन आई, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट विद एन ई, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, ये क्या है? दिस इज एन अप्रिसिएशन, राइट? ये तारीफ करी जा रही है किसी की, प्रेज। सो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये दोनों एक जैसा साउंड करते हैं पर होते अलग हैं। फिर तुम कभी कभी कहते हो कि ये शैम्पू के साथ कंडीशनर कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आप समझने जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है, एडिशनल होती है, कभी कभी पूरक होती है, राइट?
तो जब आपको शैम्पू के साथ कंडीशनर दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको आदत हो जाए कि आप शैम्पू लगाएं और उसके बाद कंडीशनर लगाएं, फिर आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आपको आदत हो जाए उसको एज अ कॉम्बिनेशन यूज़ करने की। वो पूरक होते हैं एक दूसरे के। ठीक उसी तरह से जब आप देखेंगे कि कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सेंटेंस में बचे हुए सेंटेंस का पूरक है, वो उसको कंप्लीट कर रहा है, इट इज एडिंग इन द कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, तब आप उसे कहते हैं दैट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा टुकड़ा लगा हुआ है जो कि बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है बट उसको हटा देने से तुम्हारे सेंटेंस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे सेंटेंस को तुम क्या कहोगे? एडजंक्ट कहोगे। ऑन हर डेस्कटॉप कॉम्प्लीमेंट है नहीं अभिषेक, आपने कोशिश की उसके लिए थैंक यू, लेकिन ऑन हर लैपटॉप जो है ये बेसिकली आप यहां से हटा दीजिए। आपको बताना है उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने एक चिट्ठी लिखी। अगर आपको ये बताना है किसी को दैट शी रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी, अब शी रोट इट ऑन हर लेटर, शी रोट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, शी रोट इट इन हर फेवरेट जर्नल, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, मुझे या सुनने वाले को, राइट? लेकिन ही पेंटेड द वॉल ब्लू, उसने दीवार को नीला पेंट कर दिया था। अगर मुझे ये बताना है कि उसने दीवार को नीला पेंट कर दिया था और मैं नीला वर्ड को ही हटा देती हूँ, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। ये मेरे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हैम्पर कर रहा है, आधा कर दे रहा है, राइट? तो जो चीज सिर्फ तुम्हारी बात में एक एम्फेसिस डालती है या सिर्फ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डाल देती है, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे एडजंक्ट। एडजंक्ट, ठीक है? लेकिन जो बिल्कुल मैंडेटरी है, सेंटेंस के कंप्लीशन में इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग कहिएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? So this is where we stop today. So today we're going to talk about a type of verb which has not been mentioned in this chart. Because जब हमने आपको ये बताया कि verb को दो हिस्सों में बांटा जाता है, main verb और auxiliary verb. Auxiliary verb आपको basically mood या time बताती है, लेकिन auxiliary verb के साथ ही साथ एक तीसरी कैटेगरी अलग से लिखनी चाहिए जिसका नाम होता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। यानी कि आज हम उन वर्ब्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे जो कि आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, किसी इंसान का, किसी भी थिंग का, प्राइमरीली नाउन के बारे में बात करते हैं ये। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, स्टेट ऑफ बीइंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्था। तो अवस्था के बारे में बात करने वाले ये वर्ब्स का नाम होता है लिंकिंग वर्ब्स। इन्हीं वर्ब्स को आप शायद एक आध और नाम से जानते होंगे, कॉप्युलर या फिर कॉप्युला, कॉप्युलर या फिर कॉप्युला, ये उन्हीं का दूसरा नाम होता है। नाउ व्हेन आई से लिंकिंग वर्ब्स, इनका नाम ही सबसे पहले आपके लिए एक्सप्लेनेटरी होता है अपने आप में। ये लिंक करते हैं, किसको किससे लिंक करते हैं, सवाल ये उठता है। सो यहाँ पे व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिंकिंग वर्ब, आपको याद होगा कल के सेशन में हमने आपको बताया था अबाउट अ थिंग कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट विद इन ई। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब बताया था? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कल मैंने आपको यह भी बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में फर्क होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो तुम्हारे सेंटेंस के लिए बिल्कुल जरूरी होते हैं, एंड जो एडजंक्ट होते हैं वो सिर्फ किसी प्रकार का एम्फेसिस के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें पहचानने में स्टूडेंट से अक्सर गलती होती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ही इज स्टडीइंग, इफ आई से ही इज स्टडीइंग, या फिर मैंने आपसे कहा द ट्रेन इज रनिंग लेट, इन दोनों जगहों पे आपको एक वर्ड दिख रहा है इज,
लेकिन एक सेंटेंस में आपका वर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, वो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम क्या होता है, ये आपको टाइम बताते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है, हो रहा था, एटसेट्रा। लेकिन यहां पे आप देखिए ये आपको टाइम नहीं बता रहा है। द ट्रेन इज लेट कहने की कोशिश कर रहा है। द ट्रेन इज रनिंग लेट का मतलब कि लेट हो रही है। तुम्हारी जो ट्रेन है उसकी एक क्वालिटी तुम्हें पता चल रही है कि वो डिलेड है। सो यहाँ पे जो ये तुम्हारा रनिंग लेट का फ्रेज है, ये एक तरीके का एडजेक्टिव हो सकता है, एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और क्योंकि इसने सिर्फ इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ने की कोशिश की है या काम किया है, तो हम ऐसे वर्ब्स को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझेंगे हम। लिंकिंग वर्ब्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। आपका जो टू बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, टू बी का मतलब होता है होना। टाइम के हिसाब से ये अपना रूप बदलता है, राइट? उसको सफल होना है। शी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, वो सफल होना चाहती है, तो होना इज टू बी, करेक्ट? लेकिन वो सफल है, शी इज सक्सेसफुल। मैं सफल हूं, आई एम। तो इस तरीके से होना के फॉर्म्स को जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तो वही कहलाते हैं टू बी के फॉर्म्स इज, एम, आर। ये आप अभी भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम भी करते हैं। सो इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, राइट? ये जितने आपको वर्ड्स यहां दिख रहे हैं ये सारे टू बी के फॉर्म्स हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि तुम लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचानोगे कि ये कहां पर लिंकिंग वर्ब है और कहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का डेफिनेशन याद रखिएगा, ये सिर्फ जोड़ने का, कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा सीमा इज अ डेंटिस्ट, राइट? और मैंने आपसे कहा लेट अस से student is studying। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉलो करना है is equal to मेथड को। यानी दोनों सेंटेंसेस में से is को हटा दीजिए सबसे पहले और क्या करिए, इसकी जगह पर is equal to का साइन लगाइए, ठीक है? जिस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा था, वहां पर इज। और अगर मीनिंग नहीं बदलता है तो उस सेंटेंस में जो इज लगा था या कोई भी इनमें से वर्ड लगा था वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा था। सीमा इज इक्वल टू अ डेंटिस्ट कहने का मतलब है सीमा डेंटिस्ट है, राइट? लेकिन स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टडीइंग, स्टूडेंट पढ़ने के बराबर है। क्या हो सकता है ऐसा? यहां पर मीनिंग बदल गया, यहां पर लगा हुआ इज ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा था जबकि यहां पर लगा हुआ इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा था। सीधा फंडा होता है। लिंकिंग वर्ब की अपनी एक लिस्ट होती है, जैसे आपके पास और लिंकिंग वर्ब्स, एक तो टू बी के सारे फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब में भी जाते हैं, इनके साथ साथ आपके पास वर्ड्स होते हैं लुक, सीम, अपीयर, look like, smell, taste, feel, become। ये कुछ और वर्ड्स हैं जो कि कभी कभी एक्शन वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, यानी ये दोनों काम कर सकते हैं। सो ये आधे लिंकिंग हैं और आधे एक्शन वर्ब हैं। इसलिए इधर की जो लिस्ट है इनको क्या कहते हैं? सूडो लिंकिंग वर्ब्स भी आप कह सकते हैं। नाउ ओके, I do not understand your learning methods. Okay, you do not understand English, I feel. So learning is सीखना, teaching. You do not understand the way I teach maybe, and that's pretty possible. Everybody does not understand everything. Okay, now moving on, this was linking verb. Linking verb के बारे में आपको जितने words मैंने बताए हैं ये ध्यान में रखिएगा कि ये कभी कभी लिंक करने का काम करते हैं और कभी कभी आपके लिए मेन वर्ब्स का काम करते हैं। वैसे ही ये जो होते हैं ये आपके
ऑक्सिलरीज भी हो सकते हैं, यानी टाइम भी बता सकते हैं. एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो tell you they can also connect the subject with its complement. Okay, now moving on everybody, हमारे पास आज का next topic जो है that is auxiliary verb. आज थोड़ा सा speed को मैं fast रखना चाहती हूँ. reason being of course आप बाद में देख सकते हैं वीडियो को YouTube पे, तो what's there on YouTube once is there on YouTube forever. नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? एज अभी आपने सुना होगा लिंकिंग वर्ब पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? सबसे पहले समझिए, आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनका एक और नाम होता है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप के होते हैं जो कि आप पीछे दिए हुए चार्ट में देख चुके हैं, प्राइमरी और मॉडल. प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ये जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो आपके वर्ब्स हैं जो कि आपको टाइम बताते हैं, द वर्ब्स दैट टेल यू द टाइम ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? नंबर 1, 2 and 3. So first of all you have all the forms of to be. To be के जितने forms होते हैं वो सारे आ जाएंगे. is, am, are, was, were, been, being. Okay, now number 2 we have to do. did और does इसके अंदर आते हैं. सो डू, डिड, डज. बी इज एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग. एंड द लास्ट वन इज टू हैव. हैव के दो फॉर्म्स, हैज एंड हैड. ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब की लिस्ट हो गई. ये करती क्या है? टाइम बताती है आपको एक्शन का. ये सारे के सारे एक्शन का टाइम बताते हैं. यार सिंपल एग्जाम्पल है, शी इज टीचिंग, अभी पढ़ा रही है. शी वॉज टीचिंग, पास्ट में पढ़ा रही थी. एंड यहाँ पर देखिए शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, काम कर चुकी है. शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, सो काम कर चुकी थी. सो ये सारे क्या करते हैं? आपको ये टाइम बताने का काम करते हैं. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दीज वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम कहते हैं मोडल ऑक्सिलरी. मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ से आते हैं? मूड से आते हैं, मोडालिटी से आते हैं. ये आपको एक्शन का मूड दिखाते हैं. देखो वर्ब जो होती हैं, सारी वर्ब्स एक्सेप्ट फॉर लिंकिंग, सारी वर्ब्स एक्शन के अराउंड घूमती हैं. एक्शन को डिस्क्राइब करना, एक्शन को मॉडिफाई करना, एक्शन डिस्क्राइब और मॉडिफाई दोनों ही नहीं, एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना. फॉर एग्जाम्पल उसका टाइम बताना, उसका भाव बताना, एक्शन हो रहा है कि हो चुका है एटसेट्रा बताना. सो मूड के बारे में जब हम बात करते हैं, जनरल क्वेश्चन होता है कि मूड कैसे बताती है वर्ब. तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि आई कैन सिंग, या फिर हमने आपसे कहा आई शुड सिंग, या हमने आपसे कहा आई विल सिंग, तीनों सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, आपका एक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक वर्ड जो बीच में ये बदला है तीनों सेंटेंसेस में, ये कंप्लीटली मीनिंग को भी चेंज कर दे रहा है फॉर यू. सो इन वर्ड्स से ही आपके एक्शंस का भाव पता चलता है कि आप वो एक्शन को किस भाव के साथ, किस फील के साथ, किस मूड के साथ कह रहे हैं. नाउ इफ यू से आई कैन सिंग, तो आप अपनी क्षमता बता रहे हैं, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी. आप अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. आई शुड सिंग से इंसान जनरली सजेशन दे रहा होता है कि मुझे गाना चाहिए, और आई विल सिंग से या तो आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, या तो आप अपनी डिजायर या फिर विलिंगनेस दिखा रहे होते हैं कि हाँ भाई ये काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इस काम को करेंगे. सो आई विल सिंग आपके लिए विलिंगनेस दिखा रहा है यहां पर. ठीक है, हाँ ओके. नाउ मूविंग ऑन, ये मॉडल में सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने आया कि कैसे ये अलग अलग वर्ड आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस या मूड ऑफ एक्शन समझाते हैं. अब कितने होते हैं? वेरी इजी टू लर्न. Okay, I sometimes feel that I'll get stuck in the wire of this mic and I'll fall.
however. So can और can का past form could, will का past form would. Shall, its past form is should. May, and its past form is might. And ought to and must. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि प्योरली मोडल वर्ब्स होते हैं. इनके बाद आपको याद रखना है, अगर इनके इमीडिएटली बाद आप कोई भी एक्शन वर्ब लगा रहे हैं, सो यू आर ओनली अलाउड टू पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे अक्सर लोग कहते हैं आई कैन नॉट थॉट, राइट, या कभी कभी लोग कहते हैं आई शुड टोल्ड हिम. You know, the people make such mistakes, and that is not fine, because modal verbs always ask for the first form of the verb. आपको verb का पहला form लगाना चाहिए. I will meeting etc. You know, people while speaking specially, अगर आप ध्यान देंगे तो people make such mistakes. Now this is your list of modal verbs. Modal verbs, linking verbs and primary auxiliary verbs को discuss करने के बाद एक बहुत ही important topic बचता है, which I hope gets completed in today's session. Linking verb we've already covered. Now we have verbals. जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो verbs होती हैं, main verbs, वो finite और non-finite में बटती हैं. फाइनाइट के दो हिस्से होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, और नॉन फाइनाइट को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3, जेरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स. मेरा फेवरेट है जेरेंट, बिकॉज इसको समझना सबसे आसान होता है. जेरेंट क्या होता है? बेसिकली बनता वर्ब से है, पर वर्ब के तरह काम ही नहीं करता है. दिस डज नॉट वर्क एज वर्ब, दिस डज नॉट फंक्शन एज वर्ब. कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखिए कौन सा वर्ड जेरेंड है, ये पहचानने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा जेरेंड बनता है वर्ब प्लस आईएनजी के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, इट एक्ट्स एज अ नाउन. ये एक नाउन की तरह काम करता है. एंड नाउन क्या करता है? व्हाट डज अ नाउन डू? नाउन प्राइमरीली दो काम करता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का. एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या कर सकता है? या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, या तो दोनों बन सकता है. मतलब नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, कैन बी एन ऑब्जेक्ट, मुख्य रूप से. नाउ जेरेंड को पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. यहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज बैड फॉर योर हेल्थ, इस सेंटेंस के आधार पर अगर आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, तो आपका जवाब होगा स्मोकिंग. ये बन किससे रहा है? आपका वर्ब होता है स्मोक, राइट. उसमें जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो ये ई एलिमिनेट हो जाता है, याद रखिएगा. नाउ वर्ब से बना है, यहां पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है. कैसे पता चला कि नाउन है? सबसे पहले देखो क्या बताया हुआ है, सब्जेक्ट क्या होता है? तुम्हारे सेंटेंस का टॉपिक होता है या तो डूअर होता है. यहां पर व्हाट इज योर टॉपिक? स्मोकिंग इज द टॉपिक. सो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. व्हाट के जवाब में भी जो अधिकतर हमें मिलता है वो नाउन होता है. सो व्हाट इज बैड फॉर हेल्थ, जवाब में आएगा स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ. सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल कि कैसे एक जेरेंड नाउन का काम करता है. मूविंग ऑन, आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग. नाउ नोटिस आपका डूअर कौन है? आई है. एक्शन क्या कर रहे हैं? लाइक करने का एक्शन, पसंद करने का एक्शन. और किस चीज के ऊपर हो रहा है? रीडिंग के ऊपर हो रहा है. सो रिसीवर ऑफ एक्शन, कल ही समझाया था आपको, ऑब्जेक्ट होता है. यहां पर आईएनजी से बना हुआ ये शब्द जो कि रीड वर्ब से निकलता है, रीड वर्ब से आईएनजी जोड़ करके हमें मिला रीडिंग, और यहां पर काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कर रहा है. जब तक जेरेंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी तक वो जेरेंड है.
जब तक वर्ब आईएनजी के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सिर्फ तब तक ही वो जेरेंड हो सकता है। जेरेंड वर्ब की तरह काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोलोगे ही इज रीडिंग, तो क्या यहां पर रीडिंग जेरेंड है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे ये एक्शन दिखा रहा है। यहां पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरेंड सिर्फ तब है जब ये नाउन की तरह काम करेगा, राइट? नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अब आते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स दो तरीके के होते हैं। पहली चीज तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म आपको पढ़ाया था, वर्ब प्लस आईएनजी वाला, और पास्ट पार्टिसिपल किसका नाम बताया था? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों जो तुम्हारे पार्टिसिपल्स होते हैं ये वर्ब का भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि द सन इज शाइनिंग, तो यहां इस सेंटेंस में ये आईएनजी से बन रहा है और आपको सन का एक्शन बता रहा है, राइट? सो दिस इज verb plus ing and this is telling you the action of the sun। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन सिर्फ verb का काम नहीं करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो वर्क एज एन एडजेक्टिव फॉर यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ साथ क्या कर सकता है? एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि द शाइनिंग क्राउन स्टोल द शो, यानी जो क्राउन था उसके बारे में कहा जा रहा है दैट इट स्टोल द शो, यानी उसने वो सबके आकर्षण का केंद्र था। सो उसने क्या किया? इट अट्रैक्टेड एवरीबडी। तो उसी के लिए इडियम होता है स्टीलिंग द शो। नाउ द शाइनिंग क्राउन, कैसा क्राउन है? क्राउन की यहां पर क्वालिटी क्या है? वो चमकने वाला या चमकीला क्राउन था। तो अब तुम्हारा जो वर्ब आईएनजी है वो क्राउन की कोई विशेषता, कोई क्वालिटी तुमको बता रहा है, और इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी रूप में वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक इसी तरीके से आपके पास होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये तीसरा रूप होता है। तुम किसी का भी उठा लो, किसी भी वर्ब का जो तीसरा रूप होता है उसी को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मान लो मैंने कहा कि शी कुक्ड डिनर, उसने रात का खाना पकाया। सो शी कुक्ड डिनर। यहां पर ये जो थर्ड फॉर्म है तुम्हारे वर्ब कुक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? कुक्ड हुआ, ठीक है? ये तुम्हें क्या बता रहा है? ये तुम्हें शी का एक्शन बता रहा है। तो ये क्या है? पहली चीज तो पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल भी तुम्हारे लिए एडजेक्टिव का काम कर सकता है। हाउ डू यू डिसाइड दैट कि ये एडजेक्टिव है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा द कुक्ड केक वॉज रियली बैड। पकाया हुआ केक, मान लीजिए जब वो अनकुक्ड था या रॉ था, then it was smelling good, but sometimes when people like me cook the food stinks, right? So यहां पर कौन सा केक स्मेल कर रहा था? The cooked cake was smelling। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा the frightened boy ran away। यहां पर बॉय की क्या क्वालिटी है? यहां पर बॉय की क्वालिटी क्या है? ही वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड कहां से आता है? आपके वर्ब फ्राइटन से आता है। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डराना। एंड व्हेन यू से द फ्राइटेंड बॉय, मतलब क्या हुआ? डरा हुआ लड़का। द फ्राइटेंड बॉय रैन अवे। सो ये था आपके प्रेजेंट एंड
पास्ट पार्टिसिपल का ज्ञान। अब आता है आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्बल, जिसे हम जानते हैं इन्फिनेटिव के नाम से। इन्फिनेटिव इज प्रोबेबली द मोस्ट अनोइंग फॉर्म ऑफ वर्बल, क्योंकि ये सब करता है यार, सब नहीं करना चाहिए ना। यू कांट डू एवरीथिंग, जस्ट डू समथिंग नाइस। एक काम करो, ढंग से करो, व्हाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग। ये नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाई आई हेट इट। क्योंकि बच्चों को कितनी बार भी पढ़ा दो, दे सीम टू नेवर कम अराउंड द फैक्ट कि इन्फिनेटिव सब कर सकता है। सो अगर आपको मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, लेट अस से आई से टू स्पीक टू हिम, अरे बाबा, to speak to him is a great task, right? अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं to speak, so सबसे पहले ये समझिए इन्फिनेटिव बनता कैसे है। दो तरह से, टू प्लस V1, ये होता है फुल इन्फिनेटिव या फिर टू इन्फिनेटिव। नंबर 2 हमारे पास ओनली V1, वर्ब का पहला फॉर्म, और जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है उसे हम बेस या इन्फिनेटिव कहते हैं। डे 1 पढ़ाया था आपको। सो आपका जो V1 होता है, जहाँ बिना 2 के ये दिखाई देगा, इसे कहते हैं जीरो इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव। जीरो इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव। नाउ यू सी, टू स्पीक टू हिम इज अ ग्रेट टास्क। ये 2 प्लस V1 जो है, इस वक्त अगर इस सेंटेंस के आधार पर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज अ ग्रेट टास्क, क्या बहुत बड़ा काम है, क्या बहुत भारी काम है, टू स्पीक टू हिम, उससे बात करना, राइट। सो ये जो 2 प्लस V1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस गिवन सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टॉपिक का काम कर रहा है, और ये दोनों काम जो करता है वो क्या कहलाता है? That's called a noun. That's called a noun. Very good. Now, if I give you the next example, ये अभी तो आपने यहाँ पर noun form समझा है इसका. Now, if I say this is a book to read. ये एक किताब है जो पढ़ी जाने वाली है। तो बोलते हैं हम लोग, अरे दिस इज़ अ बुक टू प्रिजर्व, दिस इज़ अ बुक टू रीड, दिस इज़ अ बुक टू पास डाउन टू योर लाइन और वट एवर लीनेज। नाउ दिस इज़ अ बुक, और बुक की क्या क्वालिटी है भाई? ये पढ़ने लायक किताब है, पढ़ी जाने वाली किताब है। सो आपने 2 प्लस V1 की मदद से इस बुक के विषय में क्वालिटी बताई है, एंड दैट इज वाई अभी 2 प्लस V1 क्या कर रहा है? आपको एडजेक्टिव का रोल प्ले करके दिखा रहा है। ठीक है, सो यहां पर आपने देखा हाउ this can be an adjective. We have the last 2 minutes and very quickly I'm going to tell you adverb की तरह भी काम करते हैं भाई साहब। इन्फिनेटिव, इनको बहुत ज़्यादा काम करना है लाइफ में। क्यों करना है यार? मेरा आई डोंट थिंक पीपल शुड वर्क। Very controversial statements. Now, people should work but in a limit, in a balanced manner. That's what I meant, if in case I'm required to give an explanation. Now, adverb जो होता है आपका, वो करता क्या है प्राइमरीली, ये पता होगा आप लोगों को। वो verb को डिस्क्राइब करता है, या फिर वो adjective को डिस्क्राइब करता है, या फिर वो another adverb को डिस्क्राइब करता है। Now, if we talk about adverb की तरह ये कैसे काम करता है, let us say मैंने आपको कहा this book is easy। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये तुम्हारी बुक जो है यहाँ पर नाउन का काम कर रही है, उसकी क्वालिटी क्या है? इजी। तो यानी कि ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, राइट। दिस बुक इज इजी टू कैरी। अब ये जो है, ये आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो इजी है। पढ़ने में इजी है, समझने में इजी है, देखने में इजी है, ना कैरी करने में इजी है। सो ये फिलहाल जो 2 प्लस V1 है, ये आपको आपके एडजेक्टिव के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है,
और जो भी वर्ड या फ्रेज एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. सो फ्रॉम दैट डेफिनेशन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि 2 + V1 इधर इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब. सो यहाँ पर इन्फिनेटिव कैसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, ये आपका एडजेक्टिव है. एस्पिरेंट यू आर कंफ्यूज्ड बेटा. टू कैरी यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है बिकॉज दिस इज नॉट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक. दिस इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट योर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज ईजी. ईजी के बारे में आपको बता रहा है कि किस सेंस में वो ईजी है. कैरी करने के लिए, छोटी किताब है, पतली किताब है, हल्की किताब है, व्हाटएवर. ठीक है. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन.